स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन द बिहाफ ऑफ स्टडी IQ IAS। मैं आप सभी का स्टडी IQ IAS के टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ एक बहुत ही इनोवेटिव सीरीज में जिसका नाम हमने रखा है ज्योग्राफी न्यूज़, जिसमें मैं प्रीतेश माथुरकर, द लीड ऑप्शनल फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी एट स्टडी IQ IAS, आपके आगे पेश कर रहा हूँ कुछ ऐसी डिस्कवरीज, कुछ ऐसी हेडलाइंस जो हमारे वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव को बदल रही है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा रही है इन द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी। तो गाइस, थ्रू दिस सीरीज मैं आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी देने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसी ये हेडलाइंस, कैसी ये डिस्कवरीज हमें इम्पैक्ट करेगी एंड कैसे अगर आपको इन सब की कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी तो आप अच्छे से आंसर्स लिख पाएंगे इन द मेंस एंड ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू स्कोर मोर इन प्रीलिम्स। तो गाइज, आज का जो वीडियो है, ये वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा अर्थ शैटरिंग है, बिकॉज इस डिस्कवरी से हमारी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी कि धरती पे जो दूसरा सबसे बड़ा मास एक्सटेंशन हुआ वो किस वजह से हुआ एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या थे। तो गाइज, आज के वीडियो में मैं आपके आगे पेश कर रहा हूँ ऐसी डिस्कवरी जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका नॉलेज कंप्लीटली बदल जाएगा एंड वो डिस्कवरी है जनाब एक क्रेटर की। अभी तक के जो हमारा सबसे बड़ा क्रेटर था वो हमें साउथ अफ्रीका में मिल रहा था, बट अभी हमें जो सबसे बड़ा क्रेटर मिला है एस्टेरॉयड इम्पैक्ट का, वो हमें मिला है ऑस्ट्रेलिया में। तो गाइज, आज का वीडियो इसके लिए ही डेडिकेटेड रहेगा एंड इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले, इस वीडियो को पहल करने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी शेयर करना चाहूँगा कि स्टडी IQ IAS इज हियर विथ इट्स ज्योग्राफी ऑप्शनल करिकुलम। तो अगर आप मेरे साथ एक ऐसे पर्सन के साथ जो केवल ज्योग्राफर बाय प्रोफेशन ही नहीं है बट ज्योग्राफर बाय हार्ट है, तो अगर आप मेरे साथ वर्ल्ड टूर पे जाना चाहेंगे तो आप प्लीज़ मेरा कोड यूज़ कीजिए PM Life। तो यूजिंग दिस कोड यू विल बी एबल टू स्टार्ट योर जर्नी विथ मी in only 15,999 rupees एंड आप मेरे साथ वर्ल्ड टूर पे जा पाएंगे, आप मेरे साथ पूरी दुनिया घूम के आ पाएंगे एंड बट नेचुरली यू एंड मी विल स्ट्राइव टुगेदर। आप और मैं मिलकर स्ट्राइव करेंगे कि हम अच्छा ऑल इंडिया रैंक लाए। क्यों? बिकॉज ज्योग्राफी एक ऐसा डिसिप्लिन है जो लगभग आपका 300 से 400 मार्क्स का जनरल स्टडीज भी कवर करता है। तो गाइज, अगर आप चाहेंगे कि आप मेरे साथ इस जर्नी पे आए तो आप मेरा कोड यूज कीजिए एंड इस जर्नी की शुरुआत कीजिए। गाइस, द एडमिशंस आर क्लोजिंग फास्ट ऑन 10th of September। वी हैव लाइव क्लास एवरी डे एट 1 PM। तो जल्दी जल्दी प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस करिकुलम को एंड मेरे साथ ये जर्नी की शुरुआत कीजिए। तो गाइस, कमिंग बैक टू अवर डिस्कशन टुडे, आज मुझे बेहद खुशी हो रही है जो लोग आज मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं। नमस्ते एवरीवन। जो लोग पहले से इस सीरीज को देख रहे हैं तो अगेन वेलकम टू द बैंड वैगन। तो हमारी जर्नी तो पहले से शुरू है। तो गाइज, आज मुझे खुशी इस वजह से है बिकॉज जो ज्योग्राफी का मॉरल फैब्रिक है, ये डिस्कवरी उसे टच कर रही है एंड वो क्या है कि ज्योग्राफी जो है ये एक मॉडर्न साइंटिफिक डिसिप्लिन है। ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा रिलायंट है टेक्नोलॉजी पे, ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा रिलायंट है नए नए डिस्कवरीज पे, जिसके वजह से हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है धरती की। तो आज की जो डिस्कवरी है ये एक बेसिकली एक पहल है अंडरस्टैंडिंग की कि धरती पे जो दूसरा सबसे बड़ा मास एक्सटेंशन हुआ वो हुआ किस वजह से। तो आज के वीडियो में मैं आपको बढ़िया लोकेशंस दिखाऊंगा। आई विल टेल यू अबाउट दी 5 मेजर मास एक्सटेंशन इवेंट्स दैट वी हैव एंड प्रेजेंटली हम लोग जिस मास एक्सटेंशन इवेंट में रह रहे हैं। तो आज के वीडियो में आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी कि अच्छा मास एक्सटेंशन इवेंट्स होते क्या है, ओके, वो बेसिकली होते किस वजह से है एंड जो अभी रिसेंटली डिस्कवरी की गई है वो डिस्कवरी का क्या लिंक है उससे। तो गाइज, आप जो मेरे पीछे ये फोटो देख रहे हैं, एट प्रेजेंट दिस इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एस्टेरॉयड इम्पैक्ट क्रेटर। ओके, ये आपको बेसिकली साउथ अफ्रीका में मिलता है। ओके, इसका नाम है वर्देफोर्थ क्रेटर। वर्देफोर्थ क्रेटर ये आपको सदर्न साउथ अफ्रीका में मिलता है। तो जैसे आप इस फोटो में देख पा रहे हैं कि जब भी कोई एस्टेरॉयड, जब भी कोई मीटेरॉइड धरती पे टकराता है
तो बेसिकली वो एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाता है। वो गड्ढा कुछ इस शेप का रहता है कि बीच में बेसिकली आपका थोड़ा सा सेंट्रल माउंट ऊपर आता है एंड साइड से रिपल्स जैसे ये आपके लैंडफॉर्म ऊपर एलिवेट होता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये शेप जो है बेसिकली इट इज लाइक अ ड्रॉप ऑफ वाटर। जब एक पानी की बूंद किसी लेक पे गिरती है तो कुछ इस तरीके का शेप गिरता है। ओके, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू बिकॉज दिस शेप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द डिस्कवरी विच हैज बीन मेड। ओके, मैं जानबूझ के वो डिस्कवरी आपके लिए सस्पेंस रख रहा हूं ताकि आपके होश उड़ जाए। ओके, तो आई एम जस्ट शोइंग यू द इमेज ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। ओके, तो इफ यू सी द इमेज, देखिए अगर आप इस वाटर ड्रॉपलेट की इमेज देखेंगे, ओके, तो वाटर ड्रॉपलेट की इमेज कुछ इसी तरीके से होती है। तो जैसे पानी गिरेगा ये रिपल्स आ गए, ये रिपल्स आ गए एंड सेंट्रल में थोड़ी सी जमीन ऊपर उड़ गई। तो कुछ इसी तरीके का इमेज आपको बेसिकली यू विल फाइंड ओवर हियर। इस साइड में एज रिपल्स द लैंड हैज बेसिकली अपलिफ्टेड एंड सेंट्रल में एक छोटा सा माउंट बना है। एंड अगर आप इसकी मैग्नेटिक स्टडी करेंगे, इफ यू बेसिकली एनालाइज दिस मैग्नेटिकली, तो आपको समझेगा कि सेंट्रल में जो हमारा मैग्नेटिक जोन होता है ये थोड़ा सा लो होता है एंड साइड में आपको मैग्नेटिक जोन ज्यादा मिलता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जहां पे एस्टेरॉइड या फिर मीटेराइट आके टकराएगा वहां पे टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो वहां पे बेसिकली मैग्नेटिक रॉक्स मिलना बहुत मुश्किल होता है। जैसे जैसे आप थोड़ी दूर जाएंगे तो आपको मैग्नेटिक रॉक्स मिलने लगते हैं। तो गाइज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड जो हमें डिस्कवरी अभी मिली है। एंड नाउ गाइज द टाइम हैज कम दैट आई शेयर विथ यू द डिस्कवरी। तो हमें दुनिया का सबसे बड़ा मीटियोरेटिक इम्पैक्ट क्रेटर मिला है। एंड आप जानते हैं कि मीटियोरेटिक इम्पैक्ट क्रेटर इससे कितना बड़ा है? ओके, इट इज ट्वाइस एज बिग एज दिस। तो इसकी जो विड्थ है ये लगभग 300 किलोमीटर की है। बट जो हमें एट प्रेजेंट क्रेटर मिला है, ये क्रेटर की जो विड्थ है, जो क्रेटर की जो डायमीटर है वो लगभग 580 किलोमीटर्स है। एंड आप जानना चाहेंगे कि आपको ये क्रेटर कहाँ मिला है? तो आपको बेसिकली क्रेटर मिला है इन दिस सिटी। ओके, तो ये एक सिटी है ऑस्ट्रेलिया में कॉल्ड एज डेनिलिक्विन। ओके, ये सदर्न ऑस्ट्रेलिया में है, न्यू साउथ वेल्स करके एक स्टेट है ऑस्ट्रेलिया में। मैं आपको इसकी लोकेशन भी मार्क कराऊंगा सो दैट यू हैव अ वर्किंग अंडरस्टैंडिंग कि हम किस तरीके से प्रोसीड करते हैं। देखिए इस सीरीज के माध्यम से मैं आपके लोकेशनल एनालिसिस भी ले रहा हूं। आई एम ऑल्सो हेल्पिंग यू इन मैपिंग सो दैट यू कैन imbibe as much as mapping as much and geography through the series only, right? तो अगर आप ये सिटी देख पा रहे हैं, इस सिटी का नाम है डेनिलिक्विन। ओके, इस सिटी के बीच में से एक रिवर जाती है कॉल्ड एज एडवर्ड। तो गाइस डिस्कवरी ये हुई है कि इस सिटी के नीचे में यू हैव अ वेरी वेरी बिग मेटेओराइटिक इम्पैक्ट क्रेटर। मींस वो क्रेटर इतना बड़ा है कि उस पे धीरे धीरे इरोजन हो गया, उस पे धीरे धीरे डिपोजिशन हो गया एंड आपको बेसिकली ये सिटी मिल रही है। तो इस सिटी के आउटस्कर्ट्स में जब हमने जियोफिजिकल डेटा का एनालिसिस किया, जब हमने बेसिकली मैग्नेटिक डेटा का एनालिसिस किया, तब हमें पता चला कि ये सिटी जो है उस क्रेटर के सेंट्रल डोम पे आके बसी है बिकॉज ऑफ डिपोजिशन। तो धीरे धीरे वो जो डोम है, धीरे धीरे वो जो लैंड एरिया है, वो लैंड एरिया धीरे धीरे इरोड हो गया एंड आज आपको ये सिटी मिलती है कॉल्ड एज डेनिलिक्विन। तो सर आप पूछेंगे कि सर कैन यू शो अस द लोकेशन ऑफ दिस सिटी? यस, आई कैन डेफिनेटली शोकेस यू द लोकेशन ऑफ सिटी। तो गाइज दिस इज द मैप ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो न्यू साउथ वेल्स करके एक स्टेट आता है यहाँ पे। सो दिस इज द स्टेट ऑफ न्यू साउथ वेल्स लाइक दिस। तो उसके साउथ वेस्टर्न टिप पे यू फाइंड द सिटी कॉल्ड एज डेनिलिक्विन। यू फाइंड द सिटी कॉल्ड एज डेनिलिक्विन। ओके, डेनिलिक्विन। तो इस क्रेटर का जो नाम अभी रखा गया है, इस क्रेटर का नाम ही रखा गया है डेनिलिक्विन क्रेटर। एंड वाया एनालिसिस ऑफ basically the geophysical data, so from 1995 till around 2020, okay, 1995 से 2020 का
we have analyzed the geophysical data. We have analyzed the geophysical data. Okay, हमने जियोफिजिकल डेटा का एनालिसिस किया है एंड हमने बेसिकली मैग्नेटिक डेटा का भी एनालिसिस किया है। जैसे मैंने आपको बताया कि क्रेटर के बीच में जहां पे भी आपका एस्टेरोइडिक इंपैक्ट होगा, एट प्रेजेंट अभी तक, यानी इस डिस्कवरी के पहले तक, ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रेटर था, वर्डेफाक्ट क्रेटर इन साउथ अफ्रीका। तो अगर आप ये सेंट्रल इमेज देख पा रहे हैं, अगर कोई मेटेरिट यहाँ पे टकराता है तो सेंटर में टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पे आपको लो मैग्नेटिक जोन मिलता है एंड साइड में आपको हाई मैग्नेटिक जोन मिलता है। तो सिमिलरली वी डिड द एनालिसिस ऑफ द डेनियल क्वीन क्रेटर। हमने मैग्नेटिक एनालिसिस भी किया, हमने जियोफिजिकल एनालिसिस भी किया, हमने रॉक्स देखे वहां के कि वहां के रॉक्स कैसे है, वहां के रॉक्स का स्ट्रक्चरिंग कैसा है। तो हमें ये पता चला कि ये जो डेनियल क्वीन क्रेटर बना है ये बहुत पुराना है। ओके, ये कब बना है? डू यू नो दिस? व्हेन दिस डेनियल क्वीन क्रेटर हैज बीन फॉर्म्ड। तो जो डेनियल क्वीन क्रेटर बना है ये लगभग 445 टू 435 मिलियन ईयर्स अगो। 435 to 445 million years ago this crater has been formed। and ये क्रेटर कैसे बना है? एक बाहर से फ्रॉम द आउटर स्पेस वन meteorite came एंड उसने आके ऑस्ट्रेलिया के सरफेस को एकदम से लाइक इट हिट। एंड आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं थोड़ा सा आपको अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री भी बता देता हूं। सी, जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया पहले यहां नहीं था। ऑस्ट्रेलिया वॉज अ पार्ट ऑफ अ लैंड कॉल्ड एज गोंडवाना लैंड। ओके, तो हमारे धरती पे पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट था कॉल्ड एज पैंजिया। पैंजिया जो है वो दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया। यू हैव लॉरेंशिया इन द नॉर्थ एंड यू हैव गोंडवाना लैंड इन द साउथ। तो ये है हमारा साउथ में गोंडवाना लैंड। ओके, सो इसे हम लोग गोंडवाना लैंड कहते हैं एंड इसे हम लोग कहते हैं लॉरेंशिया। ओके, लॉरेशिया और लॉरेंशिया, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, तो हम लोग इसे कहते हैं लॉरेशिया। ओके, सो जो हमारा ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रेलिया वॉज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। तो ऑस्ट्रेलिया जो था ये गोंडवाना के बेसिकली साउथ ईस्टर्न टिप, लाइक दिस इज द नॉर्थ ईस्टर्न। सो ऑस्ट्रेलिया जो था वो गोंडवाना के साउथ ईस्ट में था। So southeastern Gondwana land was basically our Australia. Okay, and Australia ये इस गोंडवाना लैंड से सेपरेट हो गया एंड सेपरेट होके टुडे यू हैव ऑस्ट्रेलिया ओवर हियर। ओके, लाइक दिस इज द 2D मैप। अगर मैं आप सबको दिस इज द 3D मैप एंड इफ आई एम शोकेसिंग यू द 2D मैप ऑफ द वर्ल्ड लाइक दिस, तो नाउ यू कैन वेरी इजीली कोरिलेट कि देखिए सर, ऑस्ट्रेलिया बेसिकली गोंडवाना लैंड के साउथ ईस्ट से it has come and it has remained over here like this। तो आपको जान के और ज्यादा हैरानी होगी कि जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया में क्या मिलता है आपको पता है? ऑस्ट्रेलिया में आपको लगभग 45, यू फाइंड ऑलमोस्ट 45 मेटेओरेटिक इंपैक्ट साइट्स। लगभग 45 मेटेओरेटिक इंपैक्ट साइट्स मिलती है आपको ऑस्ट्रेलिया में एंड ये सारों का डाटा ऑस्ट्रेलिया में प्रिजर्व रखा है। वाई? आप बोलेंगे कि सर क्यों ऑस्ट्रेलिया में आपको ये डाटा प्रिजर्व मिलता है? क्यों? बिकॉज ऑस्ट्रेलिया जो है ना ये अपने जियोलॉजिकल पास्ट में अलूफ रहा है। बेसिकली जैसे हमारा इंडिया यहाँ पे था, सो इंडिया आके यूरेशिया से टकरा गया। ओके, साउथ अमेरिका अफ्रीका स्प्लिट हो गए, नॉर्थ अमेरिका चले गया नॉर्थ वेस्ट में। बट ऑस्ट्रेलिया जो है ये गोंडवाना लैंड से स्प्लिट होके ऐसा का ऐसे रहा है फॉर मेजोरिटी ऑफ इट्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री। तो इसी वजह से आपको ये जान के और ज्यादा हैरानी होगी कि जो दुनिया में सबसे ओल्डेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अभी आपको सर्वाइविंग मिलते हैं वो आपको इस पार्ट में मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया के, कॉल्ड एज डार्विन। तो डार्विन टेरिटरी इन द नदर्न टेरिटरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया यू फाइंड द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। एंड आपको जान के और ज्यादा हैरानी होगी कि जो डायरेक्ट डिसेंडेंट है डायनासोर का, एक बर्ड है, उस बर्ड का नाम है कैसोरी। तो इस लेक्चर के एंड करने के बाद आप जस्ट एक बार सर्च कीजिए कैसोरी बर्ड। ओके,
ब्लू कलर का हेड रहता है उसका, एंड बीक उसकी ऑलमोस्ट ब्लैक कलर की रहती है, ठीक है। सो कैसाउरी बर्ड आपको ऑस्ट्रेलिया में घूमता फिरेगा अराउंड द नॉर्दर्न टेरिटरी। क्यों? बिकॉज ऑस्ट्रेलिया जो है ये अलूफ रहा है अपने जियोलॉजिकल हिस्ट्री में। सो जो हमें अभी डिस्कवरी मिली है डेनिलिक्विन क्रेटर की, वो कुछ यहीं पे है। एंड सी, ज्योग्राफी जो है ये बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली डिपेंडेंट डिसिप्लिन है। जैसे जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी आएगी, जैसे जैसे हमारे धरती की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, उसी तरीके से हम और ज्यादा डिस्कवरीज को डिस्कवर कर पाएंगे। सी, डिस्कवरीज शुड नीड टू बी डिस्कवर्ड, ओके। तो ये बहुत बढ़िया लाइन मैंने बोल दी, लाइक डिस्कवरीज जो है उन्हें डिस्कवर करने के लिए तो आपको टेक्नोलॉजी लगेगी ना। सो ये जो डिस्कवरी हुई है किस वजह से हुई? बिकॉज हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास अभी मैग्नेटिक इमेजिंग है, हमारे पास अभी रेडार है, हमारे पास अभी लेजर है। तो वो सारा यूज करके हम लोग बेसिकली डेटा गैदर कर सकते हैं। तो कमिंग टू द पॉइंट दैट इस डेनिलिक्विन क्रेटर से हमें क्या समझेगा? सर, आप बेसिकली इस क्रेटर को मास एक्सटेंशन से कैसे लिंक कर रहे हैं, चलिए वो भी मैं आपको समझा देता हूं। तो ये जो डेनिलिक्विन क्रेटर हमें मिला है, ये डेनिलिक्विन क्रेटर लगभग 435 मिलियन अगोर्स का पहले का इंपैक्ट साइट है। सो नाउ व्हेनेवर यू हैव इंपैक्ट ऑफ मीटेओराइट, जैसे ये मीटेओराइट है, इसने लैंड के सरफेस को इंपैक्ट कर दिया, तो यहाँ पे आपका बन गया क्रेटर। तो जब भी ये इंपैक्ट होगा, whenever you will be having this impact, so what will happen? So what will happen is that कि ये इम्पैक्ट से सारा मटेरियल जो है, ये सारा मटेरियल ऊपर फेंका जाएगा इन द एटमॉस्फेयर, द डस्ट ऑफ द अर्थ, ओके, द बेसिकली रॉक्स, ये सारा एटमॉस्फेयर में फेंका जाएगा। एंड व्हाट विल हैपन? आवर एटमॉस्फेयर विल गेट एनगल्फ्ड बाय दिस डस्ट। हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में जाके पूरी डस्ट सेटल हो जाएगी। तो क्या ये डस्ट, क्या ये सुपर हीटेड मटेरियल, सुपर वेपर मटेरियल, विल दे लेट द सनराइज, सॉरी, विल दे लेट द सन्स रेज, क्या ये सूरज की किरणें को धरती के सरफेस के साथ पहुंचने देंगे? विल दे लेट द सन्स रेज फॉल ऑन द अर्थ सरफेस? नहीं। तो ये देखा गया है कि जहां पे भी आपका बड़ा मीटेओराइटिक इंपैक्ट होता है, तो वो जो डस्ट ऊपर जाके एटमॉस्फेयर में सेटल हो जाती है, वो डस्ट जो है वो महीनों तक, बहुत सारे दिनों तक सन की रेज को धरती पे आने नहीं देती है। तो इसके वजह से क्या होता है? इसके वजह से धरती पे सेट होता है आइस एज। बिकॉज ऑफ दिस यू हैव द व्हाट, you have the onset of ice age on earth. See, I'm repeating again, आप ध्यान में रखिएगा ये चीज, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है हमारे लिए। See, जब भी हमारा मेटेओराइटिक इंपैक्ट होगा, तो वो इंपैक्ट इतना बड़ा रहता है कि यहाँ के सारे रॉक्स, यहाँ की सारी मिट्टी, ये एटमॉस्फेयर में फट से उड़ जाती है बिकॉज ऑफ द मेटेओराइटिक इंपैक्ट। एंड ये जो है ये सुपर इवेपोरेट रहता है, टेम्परेचर इट क्रॉसेस थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज। तो ये सारी की सारी एटमॉस्फेयर में चली जाती है। एंड ये डस्ट क्या करेगी? ये सारे जो सुपर इवेपोरेटेड रॉक्स इन द फॉर्म ऑफ फाइन पार्टिकल्स, व्हाट दे विल डू? ये सन की रेज को सरफेस तक पहुंचने नहीं देती है। दे विल नॉट द सन्स रेज फॉल ऑन द अर्थ सरफेस, दे विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग बैक। So because of this, the temperatures start to fall on Earth. Because of this, you have the onset of ice age. And कुछ इसी तरीके का आपको एक बेसिकली ग्लेशिएशन फेज मिलता है अराउंड 435 मिलियन ईयर्स अगो। क्या हुआ कि जब ये डेनिलिक्विन क्रेटर बना, जब यहाँ पे ये मेटेओराइटिक इंपैक्ट हुआ, तो इसने इतनी बड़ी धूल, इतना बड़ा एयर में बेसिकली इसने धूल को स्कैटर कर दिया कि इसके वजह से एक ग्लेशिएशन फेज शुरू हुआ। एंड ये जो ग्लेशिएशन फेज था, ये ग्लेशिएशन का फेज है, उसका नाम है हिरानंशियन ग्लेशिएशन फेज। हिरानंशियन ग्लेशिएशन, ओके, ग्लेशिएशन फेज। ये फेज शुरू हुआ लगभग 435 मिलियन ईयर्स अगो। एंड
ये लगभग 10 लाख सालों तक चला। हिरानंचियन ग्लेशिएशन फेज, इट इज कॉल्ड एज हिरानंचियन ग्लेशिएशन फेज। ये लाखों सालों तक चला एंड इसके वजह से क्या हुआ, यू हैड द सेकंड बिगेस्ट मास एक्सटेंशन ऑन अर्थ। सर क्या आप इसका हमें नाम बता पाएंगे? विल यू प्लीज टेल अस द नेम ऑफ दिस मास एक्सटेंशन? चलिए मैं आपको इसका नाम भी बता देता हूं एंड आज के लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा मास एक्सटेंशंस के बारे में भी जानेंगे कि धरती पे अब तक कितने मास एक्सटेंशंस हुए एंड क्या हम अब सही में 6 मास एक्सटेंशन में रह रहे हैं। तो थ्रू आउट द अर्थ जियोलॉजिकल पास्ट, ओके, हम लोग धरती का जो ओरिजिन है ये लगभग 4.5 to 3.8 बिलियन ईयर्स अगो लेते हैं। ओके, दिस इज द ओरिजिन ऑफ अर्थ, 4.5 to 3.8 बिलियन ईयर्स अगो। ओके, तो दिस इज द ओरिजिन ऑफ अर्थ। तो तब से लेके अब तक वी हैव हैड 5 मास एक्सटेंशन फेजेस। मास एक्सटेंशन, ओके, मास एक्सटेंशन। ओके, सर आप पूछेंगे कि मास एक्सटेंशन यानी क्या? व्हाट डू यू मीन बाय मास एक्सटेंशन? तो मास एक्सटेंशन मीन्स अगर उस फेज में, इन दैट फेज, if you have more than 75 to 85%, more than 75 to 85, हम लोग इसे 75 नहीं कंसिडर करते। ओके, लेट अस कंसिडर दिस टू बी अराउंड 80 to 85%। ओके, अगर 80 से 85% स्पीशीज आपकी एक्सटिंक्ट हो जाती है, जो भी स्पीशीज उस वक्त है, ओके, जो भी स्पीशीज उस वक्त यानी उस फेज में अगर आपकी स्पीशीज है, वो स्पीशीज रोम कर रही है धरती पे, उसमें से लगभग 80 से 85% स्पीशीज अगर आपकी एक्सटिंक्ट हो जाती है, इफ दे बिकम एक्सटिंक्ट, ओके, इफ दे बिकम एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ सम कॉजेस, किसी ना किसी वजह से अगर वो एक्सटिंक्ट हो गई, तो हम लोग उसे कहते हैं मास एक्सटेंशन फेज। तो बाय डेफिनेशन व्हाट इज मास एक्सटेंशन फेज गाइस? Mass extinction phase is that phase in which you have roughly wiping up of पूरा का पूरा आपका जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ है वो कितना, लगभग 80 से 85% अगर आपकी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई, तो फिर हम इसे क्या कहते हैं? वी कॉल दिस एज मास एक्सटेंशन। वी कॉल दिस एज मास एक्सटेंशन। वी कॉल दिस एज मास एक्सटेंशन। तो सर, can you please name us the 5 mass extinction phases? And can you say that we are really living in the 6th mass extinction phase? The answer to both of these questions is yes. क्या सर आप ये 5 mass extinction phases हमें बता पाएंगे? जी हाँ, मैं आपको जरूर बता पाऊंगा। एंड क्या सर हम अभी रियली 6th mass extinction में रह रहे हैं? जी हाँ, हम लोग रह रहे हैं। So let me showcase you the 5 major mass extinction phases that we had up till now. So guys, if I'm going to discuss with you the 5 major mass extinction phases that we had up till now and the 6th one, so they are somewhat like this. So mass extinctions, they are also called as the biggest disasters in the history. तो biggest disasters इस वजह से because आपका species का eradication हो जाता है। तो वैसे देखा जाए तो हम लोग लगभग मास एक्सटेंशन को 80 to 85% इरेडिकेशन कहते हैं, बट टेक्निकली स्पीकिंग, टर्मिनोलॉजिकली स्पीकिंग, अगर आपकी 75% से ज्यादा की स्पीशीज का इरेडिकेशन हो गया, इफ मोर देन 75, देन इट क्वालिफाइज टू बी अ मास एक्सटेंशन। ओके, देन इट क्वालिफाइज टू बी अ मास एक्सटेंशन। बट हम लोग कब उसे फाइनल बोलेंगे? जब आपकी लगभग 80 to 85% ऑफ द स्पीशीज आर गेटिंग एक्सटेंट। ओके, लेट मी राइट इन व्हाइट सो दैट यू ऑल गेट इट। तो मास एक्सटेंशन हम कब बोलेंगे? लाइक इफ मोर देन 75% ऑफ योर स्पीशीज आर गोइंग एक्सटिंक्ट। ओके, तब हम लोग बोल देंगे कि हाँ सर, मास एक्सटेंशन आपका सेट हो चुका है। एंड व्हेन इट विल बी कंफर्म्ड, ये कंफर्म कब रहेगा? जब आपकी लगभग 80 to 85% स्पीशीज दे गो एक्सटिंक्ट, दे गो एक्सटिंक्ट। तो सर अभी तक कितने मास एक्सटेंशंस हुए धरती पे? तो अभी तक आपके हुए हैं 5। 6वें में हम लोग रह रहे हैं।
इसका हमें एग्जैक्ट डेटा अभी तक मिला नहीं है, बट जो अभी हो रहा है वो इन सबसे भयंकर है, वो मैं आपसे सबसे आखिरी में डिस्कस करूंगा। तो द फर्स्ट मास एक्सटेंशन फेज विच ऑकर्ड रफली 435 million years ago, it is called as Ordovician. Okay, it occurred Ordovician C 445 million years ago. एंड ये जो है ये किसके साथ अभी हम लोग इक्वेट करेंगे, इस एक्सटेंशन को हम लोग किसके साथ इक्वेट करेंगे, इसको हम लोग इक्वेट करेंगे अभी डेनिलिक्विन क्रेटर, डेनिलिक्विन क्रेटर की डिस्कवरी के साथ में। सी कितनी फैसिनेटिंग है हमारी ज्योग्राफी, राइट। तो हम लोग इसको इक्वेट करेंगे डेनिलिक्विन क्रेटर के साथ में। इसके बाद में आपका है डेवोनियन। ओके, डेवोनियन में लगभग 70% ऑफ द स्पीशीज आपके रेडिट हो गई, ऑर्डोविशियन में 85%। देन अभी तक का सबसे भयंकर मास एक्सटेंशन इवेंट रिकॉर्डेड, इट इज बेसिकली द पर्मियन मास एक्सटेंशन। क्लोज टू 95% ऑफ द स्पीशीज वर इरेडिकेटेड एंड ये हुआ लगभग 250 मिलियन ईयर्स अगो। इसके जो कॉजेस थे बेसिकली इट वाज बिकॉज ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी। वोल्केनिक एक्टिविटी से आपका मीथेन एंड CO2 बहुत ज्यादा हो गया एटमॉस्फेयर में। तो बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंड, बिकॉज ऑफ दिस आपके एटमॉस्फेयर में इतनी ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप हो गई कि धरती का टेम्परेचर बहुत बढ़ गया। तो बहुत ही ज्यादा बेसिकली आपका ऑक्सीजन का डिप्रीवेशन हो गया, एटमॉस्फेयर गॉट सैचुरेटेड विद वेरियस ग्रीन हाउस गैसेस एंड ऑक्सीजन के सैचुरेशन कम होने के वजह से you had major mass extinction. So oxygen is removed from the oceans, from the atmosphere, and you were unable to breathe in this period. So ये सबसे भयंकर था पर्मियन। इसमें बेसिकली डेजर्टिफिकेशन हुआ लैंड का, पूरे के पूरे फॉरेस्ट हमारे खत्म हो गए थे। ओके, देन वी हैव द ट्रायसिक। ट्रायसिक आप सबको पता है, ओके, द जुरासिक मूवी, एवरीवन मस्ट हैव सीन द जुरासिक मूवी, राइट। ओके, तो मैक्सिको के वहां पे आपको चैक्सीबुलिक क्रेटर मिलता है, वो बनता है आपका ट्रायसिक पीरियड में। दिस इज ऑलमोस्ट 200 मिलियन ईयर्स अगो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट यू हैव द केटी मास एक्सटेंशन जो लगभग 65 मिलियन ईयर्स अगो होता है। तो अभी तक बेसिकली जो हमें डेटा था ऑर्डोवेशियन, जो सबसे पहला मास एक्सटेंशन था, उसके लिए हमारे पास कुछ ठोस सबूत नहीं थे कि ये किस वजह से होता है। लाइकली कॉजेस में हम लोग कहते थे रैपिड ग्लोबल वार्मिंग, फॉलिंग सी लेवल्स। तो अभी हम लोग बोल सकते हैं इस डेनिलिक्विन क्रेटर के आधारित पे कि इस क्रेटर ने, इस इंपैक्ट ने इतना ज्यादा बेसिकली एटमॉस्फेयर में मैटर थ्रो किया कि धरती पे जो है हिरानेशियन ग्लेशियल फेज आ गई, जो काफी लाखों साल तक चली। इसके वजह से समंदर का पानी जो है ये पूरा कॉन्टिनेंट्स पे आके कन्फाइंड हो गया, बहुत ज्यादा आइस एज चला एंड इस आइस एज के वजह से रफली 85% ऑफ द स्पीशीज ऑन अर्थ दे बेसिकली वर वाइप्ड आउट। तो गाइज दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस डिस्कवरी एंड इस क्रक्स के आते आते तक देखिए हम लोगों ने कितने सारी चीजें देख ली। तो द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर गाइज, कि क्या सर हम लोग 6th मास एक्सटेंशन में रह रहे, आर वी रियली लिविंग इन द 6th मास एक्सटेंशन? यस, तो राइट नाउ वी ऑल आर लिविंग इन 6th मास एक्सटेंशन। तो हम लोग 6th मास एक्सटेंशन में अभी रह रहे हैं। ओके, इसका नाम जो रखा गया है, ओके, नाम तो वैसे कुछ ऑफिशियली है नहीं, बट हम लोग इसे होलोसीन भी कहते हैं, एंड ये लगभग 10,000 से 11,000 साल पहले से ये शुरू हो गया है। सो फ्रॉम 10,000 to 11,000 years ago, okay, it has begun, okay, it has begun। तो जब से इंसान जो है एंड इट इज कंटिन्यूइंग टिल टुडे, ये कहां पे जाके एंड होगा हमें पता नहीं। जब से इंसान बेसिकली हैवान के रूप में इस धरती पे आया है, ओके, हम देखिए ना कितनी पोल्यूशन कर रहे हैं, हम देखिए कितना लैंड डिग्रेडेशन कर रहे हैं, हम लोग कितने सारे स्पीशीज का घर उजाड़ रहे हैं बाया हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, है ना, हम लोग कितने सारे स्पीशीज के घर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ये जो होलोसीन है मास एक्सटेंशन, ये अभी कहाँ जाके रुकेगा पता नहीं,
but it is estimated that by 2050 by 2050 by 2050 we will have eradicated roughly 40 to 50% of species. roughly 40 to 50% of species हम इरेडिकेट कर चुके होंगे धरती के. एंड यू विल बी अगेन शॉक टू हियर दिस, ये जो इरेडिकेशन रेट है ये लगभग 1100 गुना ज्यादा है. दिस इज ऑलमोस्ट 1100 टाइम्स द नॉर्मल एक्सटिंक्शन रेट. जो आपका नॉर्मल एक्सटिंक्शन रेट है ये इससे लगभग कितना ज्यादा है, ये 1100 गुना ज्यादा है एट प्रेजेंट जो हम लोग एक्सटिंक्शन कर रहे हैं. तो इट इज एस्टिमेटेड कि ऑन एन एवरेज डेली 20 to 30 स्पीसीज आर गोइंग एक्सटिंक्ट ऑन इंडिया. ये हमारे पास अभी पूरा डाटा आया नहीं है, डाटा आने के लिए फिर से टाइम लगेगा एंड टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा. बट ये जो है आज का प्रेजेंट का जो एक्सटेंशन रेट है ये लगभग 1100 गुना ज्यादा है नॉर्मल एक्सटेंशन रेट से. तो गाइज सारी चीजें अभी आपके ऊपर एंड मेरे ऊपर डिपेंड करती है. जो लोग मेरे साथ ये लेक्चर लाइव देख रहे हैं, जो लोग इस लेक्चर को बाद में देखेंगे, तो ये सारी चीजें अभी हम और आप पे डिपेंड करेगी कि हम कैसे हमारे धरती को प्रिजर्व करते हैं. तो गाइज आज के लेक्चर में इतना ही. आई होप कि ये लेक्चर समझ के, ये लेक्चर जान के आपको बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन मिली होगी एंड आपको एक आइडिया मिली होगी कि जी हाँ धरती पे ऐसा कुछ हुआ है. एंड यू विल गेट अ बर्ड्स आई व्यू कि हाउ वी हैड द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, कैसे कैसे मास एक्सटेंशन हुए हैं. तो गाइज कुछ इसी तरीके से हम लोग इस सीरीज में ये सारे लेक्चर्स कवर करेंगे. आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी देंगे, लोकेशंस भी मार्क कराएंगे एंड बट नेचुरली आपका इंटरेस्ट भी डेवलप करेंगे. तो गाइज बिफोर एंडिंग आवर टुडेज लेक्चर मैं आपके साथ और एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि आप सब लोग मेरे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं. टेलीग्राम पे मेरा एक ओपन ग्रुप है कॉल्ड एज ज्योग्राफी बाय प्रीतेश माथुरकर. तो ये ग्रुप इस वजह से है बिकॉज आप सारे के डाउट्स क्लियर हो सके, आप बेसिकली मुझसे डाउट पूछ सको. एंड इस ग्रुप की खासियत ये है कि बच्चे ही बच्चों के डाउट्स क्लियर कर देते हैं एंड अगर डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं देन आई स्टेप इन. एंड गाइज I always keep on sharing current affairs on this group, relevant PDFs. तो प्लीज आपसे दरख्वास्त है कि आप इस ग्रुप का हिस्सा बनिए. एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो बिकॉज दैट विल हेल्प मी इन द वेरी लॉन्ग रन. तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही. ऑन द बिहाफ ऑफ स्टडी IQ IAS मैं आप सभी का इस मुहिम में, इस मिशन में, इस इंडेवर में मैं आपका स्वागत करता हूँ. तो आई एम basically ending our today's lecture, today's video analysis of geography news over here. So until next time, tata, bye bye, adios amigos. Thank you everyone. Please take good care of yourself. स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.